आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, उसमें जो 5000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, अब उनके लिए किस तरह से तैयारी करनी चाहिए जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। और मैं आपको प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम पेपर भी दिखाऊंगा, जिससे आपको एक रफ आइडिया हो पाए कि कैसे आते हैं प्रीवियस ईयर में जेसीए के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्वेश्चंस, और क्या है इस बार जेसीए एग्जाम के डिस्क्रिप्टिव का पैटर्न। ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जानने के लिए। अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन पेपर आया था जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। अब ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एग्जाम ड्यूरेशन था 2 आवर्स का और टोटल मार्क्स थे 100। जी हाँ, 100 मार्क्स का था पेपर आपका और 2 आवर्स में आपको अटेम्प्ट करना था। और ये था नेम ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट और ये सब रोल नंबर आपको फिलफिल करना था। फिर उसके बाद पहला क्वेश्चन था आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द लास्ट। तो मतलब क्या है, ये आपको पैसेज दिया था जिसको आप अनसीन पैसेज या फिर कॉम्प्रिहेंशन भी कह सकते हैं। ये आपको पढ़ना था और लास्ट में जो क्वेश्चन दिए थे वो आपको अटेम्प्ट करने थे। और सबसे पहले मैं आपसे ये कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज है ये पढ़ के दिखाऊंगा, जिससे आपको एक एनालिसिस हो पाए कि हमें हर एक कॉम्प्रिहेंशन को पूरा अच्छे से पढ़ना होता है। कॉम्प्रिहेंशन को क्यों पढ़ना होता है ये मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा, तब इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि क्या एडवांटेज होता है कि कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा हमें पहले क्यों पढ़ना चाहिए। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका क्वेश्चन था महात्मा गांधी आइडिया अबाउट सेल्फ सफिशिएंसी एंड हैंडीक्राफ्ट्स वर डायरेक्टली रिलेटेड टू हिज व्यूज on industries and industrial society. Gandhiji believed that industrial societies were based on an endless production of commodities. This produced greed and resulted in competition. The end result of this was violence and war. Even in the 20th century, Gandhiji argued it was possible to find large areas in India that were untouched by industries. The future of India and of its civilization lay in these villages, which were governed by simple norms of reciprocity and self sufficiency. फिर उसके बाद था, गांधी जी wanted to revive these villages, their craft economy and their practices, and make them represent a system that was completely different from Western societies based on industry. His ideas about handicraft were पार्ट ऑफ हिज विजन। तो मतलब गाइज अभी तक आपको समझ आ चुका होगा कि गांधी जी का जो हैंडीक्राफ्ट के लिए पर्सपेक्टिव था और जो कॉटेज इंडस्ट्री को वो प्रमोट करना चाहते थे, उसके रिगार्ड में था ये वाला अनसीन पैसेज। फिर आगे लिखा था, गांधी जी एम्फसाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंडीक्राफ्ट स्पेशली स्पिनिंग एंड वीविंग, बट ही ऑल्सो स्पोक ऑफ अदर handicrafts which were part of the hereditary occupation of every villager. The development of handicraft would add to the total resources of the individual and the village, and thus enable both to self-sufficient and self-regulating. For him, a world based on non-violence could only be found in places that were untouched by industries. He found Indian villages to be such places since in his time he believed that they were still relatively untouched by industries. For him, handicrafts were an integral and vital part of his program to revive villages, to make them self sufficient, and to give back to individuals the dignity to regulate their lives. This is the challenge of Gandhiji's vision that India is yet to meet. Mahatma Gandhi in the 20th century was the single individual who successfully prevented the total eclipse of Indian crafts by relating them to the village economy and the concept of political freedom. He turned the humble spinning wheel into a symbol of defiance by asking people to spin their own cotton at home, to weave cloth that was not part of British manufacture. It thus became a non-violent and creative weapon of self-reliance. मतलब क्या है, फिर इसके बाद गांधी जी ने क्या बताया कि इंडियन क्राफ्ट्स को कैसे विलेज इकोनॉमी को डेवलप करने में इस्तेमाल किया जा सकता है और कैसे कॉटन से अपने क्लोथ्स बनाए जा सकते हैं और ब्रिटिश मैन्युफैक्चर के क्लोथ्स को नहीं प्रेफर करना। फिर उसके बाद था, गांधी जी वॉज डूइंग अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स एट द सेम टाइम. ही वॉज रिवाइविंग अ हैंडीक्राफ्ट which had been a vital component of village life. Through the revival of spinning and weaving, people would be able to live better since they have another source of livelihood. Individuals and villages would become more self-sufficient. At the same time, the even bigger purpose of fighting the bad effects of industrialism would also be met.
अब गाइज अब आप ये सोचेंगे कि मैं सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ के क्यों दिखा रहा हूं आपको, तो यही तरीका होता है। जब आप कॉम्प्रीहेंशन पढ़ेंगे ना, तो आप कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे, आपको हर एक लाइन टू लाइन पढ़ना है, और जिससे अगर आपको कोई क्वेश्चन भी बीच में फंसेगा तो पहले ही आपको सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन की अप्रोच डालनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका जो एक दो इधर उधर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मिस आउट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको कैसे कॉम्प्रीहेंशन अटेम्प्ट करना है, आपको अटेम्प्ट करना है पूरा लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ना है आपको, और फिर उसके बाद देखिए लास्ट में जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। राइट इन योर ओन वर्ड्स एज टू व्हाट गांधी जी मेंट बाय सेल्फ सफिशिएंसी, ये आपका 5 मार्क्स का है। व्हाट वाज द ड्रॉबैक विद इंडस्ट्रियल सोसाइटीज, हाउ द फ्यूचर ऑफ इंडिया लेज इन विलेज, इस बार ये भी 5 मार्क्स का है। व्हाई हैंडीक्राफ्ट्स वर इंपॉर्टेंट फॉर रिवाइवल ऑफ विलेजेस, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। राइट द एंटोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स इन अबव स्टैंजा, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। और उसके बाद फाइंड आउट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अंडर, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। तो मतलब कितना हो गया, ये टोटल आपका 30 मार्क्स, जी हाँ 30 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन था। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखिए ये है आपके सिनोनिम्स या फिर वन मीनिंग वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो ये 30 मार्क्स का आपका कॉम्प्रीहेंशन हो गया। नेक्स्ट था आपका प्रेसी राइटिंग। अब प्रेसी राइटिंग में क्या है, जितना भी आपके वर्ड्स होते हैं और उसको 150 वर्ड से एक्सीड नहीं करना होता। जी हाँ, प्रेसी राइटिंग की जो वर्ड लिमिट होती है 150 वर्ड्स होती है, और जो हेडलाइन होती है ना, वो हेडलाइन आपको हमेशा लिखनी होती है। प्रेसी राइटिंग में कंपलसरी होता है एक हेडलाइन लिखना, तो इससे ज्यादा आपका इफेक्टिव लगता है, ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगता है आपका प्रेसी राइटिंग का पैसेज। और कितने मार्क्स का था प्रेसी राइटिंग, 30 मार्क्स का था। जी हाँ, आपने सही सुना, 30 मार्क्स का था आपका प्रेसी का। और इस वाले को जो आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी बीइंग द बेसिक feature of our constitutional setup, there can be no two option that free and fair election would be alone guarantee the growth of a healthy democracy in the country. The fair denotes equal opportunity to all people। तो ये सब आपका जो है वो आपका डेमोक्रेसी से रिगार्डिंग, और इसी को आपको शॉर्ट में करके लिखना है प्रेसी राइटिंग में। अब नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन, और ये देखिए ये 481 वर्ड्स का था टोटल, और आपको कितने में लिखना था, 150। और जनरली क्या होता है कि आपको जो है 1/4 या फिर 1/5 लिखना होता है जो प्रेसी राइटिंग होती है। जी हाँ, जैसे कि आप 481 देख रहे हैं, अब इसका अगर आप 1/4 या फिर 1/3 करेंगे तो आपको 150 आएगा। बट आपको कोशिश करनी होती है 120 130 पे लिखेंगे, तभी आपका जाके वो 150 होता है। तो 10-20 वर्ड्स का मार्जिन आप लेके चलिएगा, और नेगेटिव में ही, क्योंकि जब आप कंक्लूड करने जाएंगे ना, तो वो आपका 20 वर्ड्स ऐड ही हो जाएगा। तो अपनी तरफ से हमेशा एक लोअर लिमिट आपको सेट करके रखनी है। नेक्स्ट आपका है राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब ये टॉपिक्स आपके थे टोटल 5, इनमें से आपको एक करना था। जी हाँ, एक करना था, जिसमें से आपका वुमेन एम्पावरमेंट, माय ड्रीम जॉब, रोल ऑफ मीडिया इन मॉडर्न इंडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फोन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो ये था टोटल आपका जो आपको अटेम्प्ट करना था। और नेक्स्ट आपका ये कितने मार्क्स का था, ये 40 मार्क्स का था, टोटल 40 मार्क्स का था। और कितने वर्ड लिमिट का था, ये 600 वर्ड्स का था आपका। इसको आपको ऐसे को करना था। तो गाइज ये तो हो गई प्रीवियस ईयर की बात। और इस बार अगर मैं आपसे बात करूं कि इस बार जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का कितना कैसा पैटर्न होगा और क्या कितने मार्क्स का आएगा, उसको मैं आपको डायरेक्ट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन से बताता हूं। ये हमने आरटीआई फाइल की थी, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट का आंसर आया था कि मैक्सिमम मार्क्स फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम इज 100 मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स फॉर इंटरव्यू 25 मार्क्स। मतलब क्या है, अब आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया और प्रीलिम्स के आपका मेरिट में भी जुड़ेगा। जी हाँ, कई लोग ये डाउट कर रहे हैं कि क्या प्रीलिम्स में आपका क्वालिफाइंग नेचर का है या फिर मेरिट में मार्क्स जुड़ेंगे। तो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है। जी हाँ, क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, और उसमें आपका जब फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट या फिर प्रीलिम्स के मार्क्स, डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स, ये सब कंबाइंड होंगे। और फिर आपका जो है टोटल मेरिट में, अगर आप उस टॉप जो भी टॉप 300 या जितनी वैकेंसीज है उतने में आपका नाम आता है, तो आपको बुला लिया जाएगा। अब आते हैं टॉपिक पे वापस और डिस्कस करते हैं 100 मार्क्स में क्या पैटर्न है। जी हाँ, 100 मार्क्स में अगर हम अब इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखें, जिसके तहत लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, और इसमें आइए आप ये देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, हिंदी में नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि जो कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है वो इंग्लिश होती है। इस वजह से आपका इंग्लिश लैंग्वेज का ही आपका पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए, और उसमें क्या आएगा, कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसी राइटिंग, एसे, और वो 2 आवर्स का। जी हाँ, तो मतलब क्या होगा, इससे क्लैरिटी हो गई कि जैसा आपका प्रीवियस ईयर का पैटर्न था सेम उसी के बेसिस पे आपका इस बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का जेसीए का पेपर होगा। मतलब क्या है, जो 5200 लोग सेलेक्ट हुए हैं प्रीलिम्स से डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, सेम उनको कॉम्प्रिहेंशन भी देना है, प्रेसी राइटिंग भी देनी है, एसे राइटिंग भी देनी है। तो गाइस ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या पैटर्न होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। और मेरा आपसे टारगेट जो था क्वेश्चन पूरा पढ़ाने का ये था कि आपको पूरा एक अच्छे से समझ आ सके कि कैसा कॉम्प्रिहेंशन आता है, या फिर क्या क्या पैसेज आ सकते हैं, या कैसा पैसेज आता है, लेवल क्या होता है। और प्रेसी राइटिंग में मैंने हल्का सा आपको एक ब्रीफ में भी बता दिया कि प्रेसी राइटिंग कैसे लिखते हैं। अगर आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहिए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम ऐसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जी हाँ, चाहे वो आरटीआई के थ्रू हो, चाहे वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के थ्रू हो, आपको प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले, जिससे आपकी तैयारी में अच्छे से मदद हो सके। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।